एन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय किया। भारत जोड़ो यात्रा अब तक मुल्क की 7 रियासतों से गुजर चुकी है। उनमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, लेकिन आज जैसा दौर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, What kind of a secure atmosphere she is going to grow up in? जहां नफरत की आग पे रोटियां सेकी जा रही हों, What is happening in the country is not in good health for the democracy. जहां अपने ही देशवासियों को जात और धर्म में बांटा जा रहा हो, मुसलमान, सिख, ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। जहां बेरोजगारी का खुप्पंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, 2-4 बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है। जहां सपने टूट रहे हों और अपने पीछे छूट रहे हों, Nation is in a very bad shape. We are sick of what is happening in this country. कर्जबाजारी और वहाँ पे प्लस जीएसटी है। दबाना चाहती है सरकार किसानों को। जब आवाज उठाना और सर उठाकर खड़े होना नामुमकिन हो रहा हो, We are not going to accept in India, ऐसे क्रूर दौर which में is divided. एक यात्रा आई है। इस नफरत के अंधेरे को चीरकर क्रांति की मशाल उठाए। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। टूटे हुए सपनों को उम्मीद देने, राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरियों का देश है। झुकते कंधों को फिर शान से उठाने, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। He's real, he's grounded, he's kind. नेहरू और गांधी का प्यार का पैगाम फैलाने, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, इस देश के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाने, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। टूटते बिखरते इस देश को फिर से जोड़ने हम आए हैं। करना तो करना, मेरे दिल में डर नहीं है। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी के इलेक्शन जीतने के कई वजूहात हैं। उनके पास भारी पैसा है, वो लोगों को धमकाते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती और कांग्रेस के पास ऐसे वसाइल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने की दूसरी वजह यह है कि वो नफरत फैलाते हैं, वो मुल्क को बांटते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का फंडा क्लियर है और जिस दिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि वो क्या है, उस दिन कांग्रेस हर इलेक्शन जीतेगी। राहुल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, नया आप वोट मांग रहे हो। क्या? आपकी यात्रा सियासी नहीं है, मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया। कांग्रेस की हाँ। जन जन की हो जाएगी, जो भी, मगर मेरी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का ही सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रही है क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है।
और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। राजस्थान मीडिया से आखिरी सवाल है, पत्रिका टीवी से राहुल सिंह। देखिए, हिंदुस्तान, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा फैलाया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तकरीबन 2500 कितने चले हैं जयराम जी, 2800 किलोमीटर चला हूं, तो थोड़ा तो मैंने दिखा होगा। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के 100 रोज मुकम्मल होने के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मुल्क को नफरत के खिलाफ मुत्तहिद कर रही है। कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज एक तारीखी मुकाम पर कदम रखा। आज यात्रा ने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। प्यारे भारतवासियों, कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज एक ऐतिहासिक मुकाम पर कदम रखा है। आज यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस बात के लिए श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई। भारत जोड़ो यात्रा को लाखों लोगों का समर्थन, सहयोग और विश्वास मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों से सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं। युवाओं के साथ, किसानों के साथ, समाज के वंचितों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, समाज सेवकों के साथ, समाज के हर एक नागरिक के साथ हम बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मुख्यतः 3 मुद्दों पर देश को एकजुट कर रही है। पहला, समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही है। पिछले 8 सालों से देश भयंकर बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में आप लोग हमें अपने सुझाव दे रहे हैं ताकि 2024 में हम देश के लिए अपना आर्थिक एजेंडा तैयार कर सके। तीसरा, देश में जो राजनीतिक तानाशाही का दौर आया है, सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा ने हमारे संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर दिया है। हर व्यक्ति इसके विरोध में बोलने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा अब एक राष्ट्रीय जन आंदोलन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम सभी देशवासी मिलकर भारत को एक नई गति और दिशा दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मलेशिया की दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर से सिलांगर शहर में लैंडस्लाइड हुई। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक मलबे से 23 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में एक 5 साल का बच्चा और एक खातून भी शामिल है।
7 दीगर लोगों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए लगभग 400 पुलिस वालों को लगाया गया है। फ्रांस के लियान शहर में कल यानी 15 दिसंबर देर रात एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। 170 फायर वर्कर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक ओहदेदार के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे थे। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया। Décédés. Alors on nous dit que certains sont décédés durant leur sommeil, d'autres se sont défenestrés. Les enfants sont âgés eux de 3 à 15 ans, donc les petites victimes de 3 à 15 ans. Au-delà de cela, il y a 15 blessés, 4 sont toujours en urgence absolue avec un pronostic vital engagé, 11 plus légèrement blessés et parmi les 11, il y a 2 sapeurs-pompiers. Alors sur place, c'est un important dispositif qui a été déployé, 180 pompiers, 65 engins. Il y a également des policiers, 9 équipages de police. Parmi eux, il y a la police scientifique qui est chargée de recueillir des preuves. Une enquête doit être ouverte par le parquet de Lyon pour connaître notamment l'origine de cet incendie, savoir s'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle ou d'un incendie d'origine accidentelle. Pour l'instant, on nous dit que les causes ne sont pas connues et des pompiers qui sont toujours sur place, même si le feu est éteint, parce qu'ils sont en train d'effectuer ce qu'on appelle des reconnaissances. Sont sur place et l'incendie est éteint aux alentours de 6 heures. Cet incendie, selon les premiers éléments, il se serait déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Le bilan, vous le disiez, est extrêmement जुमे के रोज फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कई पावर सेंटर्स और अहम इमारतें तबाह हो गई। लोकल ओहदेदारों ने सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी में बताया कि रूस की तरफ से ये सभी हवाई हमले दारुल हुकूमत कीव और यूक्रेन के एक हिस्से खार्किव में हुए। रूसी हमलों की वजह खार्किव और सूमी के इलाकों में वहाँ बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। सदर जेलेंस्की के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल अटैक से एक रिहायशी बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई। इसके मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। कीव के मेयर विटाली ने लोगों से अपील की कि वो अब तक रूस के जब तक हवाई हमले बंद नहीं होते वो बंकरों में रहें। जुमेरात को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अब बात बिहार की। बिहार के सारण के बाद अब सीवान से भी जहरीली शराब से अमवात का मामला सामने आया। सीवान के भगवानपुर में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। सीवान में जहरीली शराब से मौत का मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब पड़ोसी जिले सारण के छपरा में जहरीली शराब पीने से 53 लोगों की मौत हो गई। बताया जाए कि भगवानपुर के ब्रह्मस्थान पंचायत के एक गाँव में 5 अफराद की मौत हुई। ये गाँव सारण में मिश्रक के बहरौली से मुतासिल है। सारण के मिश्रक और असफापुर में ही 53 लोगों की मौत जाली शराब पीने से हुई। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक बहरौली गांव से है। उधर छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है और जुनिक हुआ था कि तादाद 49 हुई। इस मामले में अब तक 123 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कई लाशों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब इस मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है। सोनपुर के एडिशनल SP अंजनी कुमार इसकी क़यादत कर रहे हैं। SIT में ASP के अलावा 31 पुलिस अफसरान और 3 DSPs को रखा गया। छापरा के SP संतोष कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने असेंबली में कहा कि कुछ लोग अगर दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी? 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता तो दूसरा जगह नहीं छापते हो। जब जब तो तुम खोले हुए हो
था वहां, जहां शराबबंदी भी लागू की वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, ये लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, करा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक एक तो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप नहीं, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। तवांग झड़प मामले में फौज की तरफ से सरकारी बयान सामने आया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि चीन बॉर्डर पर हालात नॉर्मल हैं। बुमला पास पर झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग की गई, इसमें दोनों मुल्कों के कमांडर मौजूद थे। जनरल कलिता ने कहा कि अमन और जंग दोनों हालत में हम अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। On the recent developments that have been happening in Arunachal Pradesh and Tawang State. You all are aware that all across the non-borders there are differing perception of the lines of exchange control. And there are 8 recognized disputed areas where these lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception on the LAC, the PLA patrol has confessed, and this was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries, it's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved faster. Presently, पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आज 8वां दिन था। जुमे को भी कांग्रेस ने भारत चीन मामले में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि तवांग मामले में अपोजिशन को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। हंगामे को देखते हुए दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं, हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें
इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आपसे साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया। इंप्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव 2 very distinguished people in this house by way of their designation. The leader of the house, the leader of the opposition, we have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this house that these 3 honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमे को राज्यसभा में कहा कि हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। वक्फे सिफर के दौरान किए गए एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने चीनी लोन ऐप्स की वजह से आम लोगों को हो रही हरासानी का संजीदगी से नोट लिया। पिछले 6-7 महीनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग हो रही है, जिसमें कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भी शामिल किया गया। बहुत सी लोन ऐप्स वीजा इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का मसला है जिसको मजबूत कोशिशों से रोकना होगा। इस सिलसिले में वजारत खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। वक्फे सिफर के दौरान अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मसला उठाया था और हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया था। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, this issue that the honorable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is issue that the honorable member has raised. I would like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry. मवासिलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने जुमे को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL अपने हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। BSNL ने अहदाफ को हासिल करने की रफ्तार को तेज कर दिया है और BSNL जल्द ही देसी टेक्नोलॉजी के जरिए 4G और 5G खिदमत शुरू करने जा रहा है। That only 77,000 villages have been given this facility. Will all 6 lakh villages be connected and in what time frame? Thank you. BBNL के पूरे नेटवर्क को BSNL को दिया गया। इसका कारण है सर, लॉजिक इसके पीछे, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया था, BSNL अपने आप में करीब 8.5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मेंटेन करती है। BBNL ने करीब 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क बनाया। 6.5 और 8.5 करीब 15 लाख किलोमीटर का एक यूनिफाइड नेटवर्क देश को मिल सके, उसी कारण से इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एसेट मोनेटाइजेशन इस पूरे नेटवर्क को BSNL को दिया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। इस स्टेप से जो बेनिफिट हुआ, मैंने पहले भी बताया कि अब 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जितने ज्यादा लोग। वज़ीर सेहत मनसुख लाल मांडविया ने जुमे को कहा कि मुल्क में रोजाना 7 से 8 लाख
हर गरीब को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मांडविया ने लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल में बताया कि मुल्क में रोजाना लाखों आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये कार्ड जल्द ही उन लोगों को दस्तयाब कराए जाएं जिन्हें ये नहीं मिले। उन्होंने कहा कि 2011 में जो फेरिस्त तैयार की गई थी उसके मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनना था, लेकिन सिर्फ 25% सही लोग ही मिले हैं। इसी वजह से कार्ड बनाने में दुश्वारी हो रही है। जनता स्वास्थ्य क्षेत्र में सहभागिता करती है। ये ताकत को देखते हुए 2025 अंत तक देश में ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के लिए हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में कार्यक्रम निश्चित किया और हमने कहा कि देश में आज तक जो 12 लाख टीबी पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ था, ये 12 लाख टीबी पेशेंट को क्या हमारे देश के नागरिक सरकार की ओर से उसको फ्री मेडिसिन दी जाती है, सरकार की ओर से उसको निश्चित पोषण योजना के अनुसार उसको आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले, उसकी कोई देखभाल रखे, उसको कोई प्रोत्साहन करे, उसके लिए हमने निक्षय मित्र 20 पोर्टल लॉन्च किया और देश को आह्वान किया कि आइए कॉर्पोरेट सेक्टर, आइए जन प्रतिनिधि, आइए पॉलिटिकल पार्टी, आइए इंडिविजुअल लोग, आइए एनजीओ और हर टीबी पेशेंट को अपने गोद ले लो। सभी की सूची व्यक्तिगत नाम नहीं दिया, लेकिन कौन से ब्लॉक में कौन से हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में कितने पेशेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 14 दिन में 44,000 लोग आगे आए और 12 लाख टीबी पेशेंट को गोद ले लिया। हर दिन मैं देखता हूं, हर दिन रेगुलर कोई न कोई हमारे गवर्नर साहब, कोई न कोई हमारे विधायक जी, कोई न कोई हमारे सांसद, कोई न कोई एनजीओ। आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने जुमे को कहा कि आयुष को बैनुल अक़वामी सतह पर अहम बनाने के लिए उनकी वजारत ने 26 ममालिक के साथ माहिदा किया है और वो इस सिमत में 50 दीगर आलमी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल का जवाब देते हुए सोनोवाल ने कहा कि आयुष को आलमी सतह पर मकबूल बनाने के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 400 से ज्यादा माहिरीन ने शिरकत की। संज्ञान में मैं एक विषय लाना चाहता हूं, क्योंकि आयुष आज दुनिया की चर्चा की एक केंद्र बिंदु बन चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से और उनकी द्वारा जो ध्यान, जो आग्रह, जो उन्होंने महत्व दी है, इसके वजह से आयुष ने दुनिया में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये 5000 साल पुरानी प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति है, हिंदुस्तान का असली पहचान है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता सभी हमारी सभ्यता और संस्कृति का, परंपराओं का मूल्य है। तो मुझे लगता है कि आज आयुष की द्वारा मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। और जैसे माननीय संसद जी ने जो सवाल की है, इंटरनेशनल लेवल पर उसको प्रमोट करने के लिए हमारी मंत्रालय क्या कर रहा है, तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूं। अब तक हम लोगों ने 26 देशों का साथ कंट्री टू कंट्री एमओयू की है और 40 नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का साथ भी एमओयू की है कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए, और 15 विदेशी अलग अलग विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने शहर स्थापना की है। और दिल्ली में एक खातून टीचर गीता देशवाल ने जुमे को एक बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची हिंदूराव अस्पताल में भर्ती है, उसके सिर में चोट आई है। चश्मदीद के बयान की बुनियाद पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बयान सामने आए। एक ने कहा कि ये टीचर पहले भी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट कर चुकी है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जख्मी तालिब इल्म ने बताया कि टीचर ने मुझे कैंची से मारा और मेरे बाल खींचे, फिर मुझे स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि मॉडल बस्ती में प्राइमरी स्कूल की टीचर ने बच्चों को कैंची से मारा और फिर स्कूल की पहली मंजिल से धक्का दे दिया। हमने टीचर के खिलाफ एक्शन लिया है। स्कूल का सर्वे करने के लिए पुलिस टीम पहुंची। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN।